सो मोस्टली जो बाकी इनमें से हैं वो टोटल न्यू हैं उसमें इस मशीन लर्निंग के कोर्स में, तो इसको थोड़ा सा कोर्स को मोल्ड करते हैं। मोल्ड करने से फ़ायदा ये होगा कि एट द एंड ऑफ दिस बैच आप एक अपना प्रॉपर कुछ एल्गोरिथम्स अपने ट्रेन कर लेंगे और साथ ही साथ यू आर एबल टू पब्लिश अ रिसर्च पेपर। अगर आपको अपनी रिसर्च कम्युनिटी में अपनी कोई अपना नाम बनाना होता है या आपने कोई ऐसी चीज़ पब्लिकेशन में लेके आनी है कि आप इंटरनेट पे अपना नाम लिखें और आपका नाम किसी टैग लाइन में शो होना शुरू हो जाए, सो दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी एज वेल कि अगर आप उसमें रिसर्च कोई मटेरियल निकाल लेते हैं। सो बेसिक से अगर आज हम स्टार्ट करते हैं तो बेसिक के लिए then I have to go down with something else and एक छोटा सा ट्यूटोरियल है कि मशीन लर्निंग में क्या क्या हो चुका हुआ है, क्या क्या कुछ नहीं हो चुका हुआ, मशीन लर्निंग पे लोग किस तरह काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे। सो करंटली एमिंग फॉर मास्टर्स बीइंग डेटा एनालिस्ट है। ठीक हो गया मतलब मैं आपकी बात समझ गया हूँ। सो आई एम गोइंग विद द बेसिक मटेरियल। हम बेसिक से एल्गोरिथम्स को कैसे चलाते हैं, उन एल्गोरिथम्स को बनाते कैसे हैं। सो हम बेसिक से चलेंगे क्योंकि ये जो एक पोर्शन अभी जो मैं आपको दिखा रहा था, हम इसमें एक्चुअली बुक फॉलो करेंगे वो टॉम मिचल्स की होगी। दैट वाज पब्लिश इन 1998। ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा जो लोग आप रजिस्टर्ड हैं। उसमें से हमने सिर्फ जो चीज़ें करनी होगी बुक रीडिंग उसमें से हमारी थोड़ी बहुत होगी ज़रूर। उसकी रीज़न ये है कि हमने जब एल्गोरिथम्स को पिक करना है, जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया या स्पोर्ट वेक्टर मशीन हो गया, स्टार्टिंग के जो बिल्कुल एल्गोरिथम्स होते हैं उनमें यू विल गोना नीड द सपोर्ट ऑफ दिस बुक एज वेल। उसमें आपको इस बुक की ज़रूरत पड़ेगी, तो दैट विल बी परफेक्ट वन इफ यू गो थ्रू द बुक। मशीन लर्निंग एक्चुअली होती क्या है, पहले तो अगर हम ये देखें कि लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। लर्निंग हम किसी चीज़ को सीखते हैं। सीखते कैसे हैं, हमें कोई सिखाता है या हम किसी चीज़ को देख के खुद वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। मीन्स के लर्निंग हमेशा से कोई ना कोई प्रोसेस रहा है, उस प्रोसेस से हम कुछ चीज़ एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, उन एक्सपीरियंस की बिना पर हम अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये चीज़ ऐसे एक्ट करेगी, ये चीज़ ऐसे करेगी। तो इट मीन्स कि बाय लर्निंग वी आर मेकिंग सम एक्सपीरियंस। इसी तरह मशीन्स भी एक्ट करती हैं, चाहे वो आपका एल्गोरिथम हो, चाहे वो कुछ भी हो, सो मशीन भी एक्ट वैसे ही करेगी जैसे आपका कोई प्रोसेस आप एक्ट करवाते हो। क्योंकि मशीन को क्या चाहिए, मशीन के पास कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं। सारी बात है, अगर आपने कोई कंप्यूटर ऑन करना है, जैसे आप बटन को प्रेस करते हैं, इट मीन्स के अंदर कोई एल्गोरिथम था, वो टर्न ऑन हुआ। बस एल्गोरिथम के टर्न ऑन होने के बाद कुछ परफॉर्मेंस, टर्न ऑन जैसे एल्गोरिथम हुआ तो एक टास्क परफॉर्म हुआ कि सिस्टम ने ऑन होना है। हमें एक्सपीरियंस था कि बटन को कैसे ऑन करना है, तो उस वजह से हम उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली, सो दैट डजंट मीन एनीथिंग एल्स। सो अगर इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पे चलते हैं, तो बेसिक इंट्रोडक्शन में दिस इज अ लिटिल बिट माय इंट्रोडक्शन। और मेरे इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा अगर आगे आते हैं, तो अगर हम बात करें, जैसे हमारे यहाँ पे मसहब हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो ही गॉट एन आइडिया कि ऑटोनमस व्हीकल्स के अंदर जो सेंसर्स वगैरह होते हैं उनके साथ कैसे काम किया जाता है या कैसे लोग काम करते हैं। सो ऑटोनमस व्हीकल्स के अंदर सेंसिंग इंफॉर्मेशन या उन सेंसर्स को लेके चलना, दैट मैटर्स इन अ लॉट वेज। अब जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, इस सारे सिस्टम की बात करूं, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई चीज परफॉर्म हो रही है। इट मीन्स कि देयर इज सम टास्क, कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है। और वो परफॉर्म किस वजह से हो रहा है, कोई बंदा ड्राइव कर रहा है, समवन इज ड्राइविंग द कार, समवन इज राइडिंग अ बाइक। इट मीन्स कि ऑटोनोमसली अगर इसको देखा जाए तो नो वन इज ड्राइविंग द कार, नो वन इज राइडिंग द बाइक। लेकिन ऑटोनोमस व्हीकल्स में सेंसिंग कुछ इंफॉर्मेशन दे रही होती है। इट मीन्स कि उस ऑटोनोमस व्हीकल को पहले एक्सपीरियंस्ड करवाया गया है विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन। जब हम किसी ह्यूमन से किसी चीज को एक्सपीरियंस करवाते हैं, तो वो टास्क जो परफॉर्म हो रही होती है ह्यूमन की वजह से,
वो इम्प्रूव करती है। जैसे अगर ये वाला एक्सीडेंट यहाँ से इधर से आने से परफॉर्म होगा तो जो राइडर है वो इसको यहाँ पे जाके कभी हिट नहीं करने देगा अपने आप को, वही स्ट्रेट रोड पे चला जाएगा। और जो कार अगर ऑटोनोमसली है वो सेंसिंग इंफॉर्मेशन देती रहेगी कि समवन इज बिहाइंड द कार जो कि हिट हो सकता है। इट मीन्स कि हमने किसी परफॉर्मेंस स्पेस के ऊपर किसी परफॉर्मेंस पे अपने एक्सपीरियंस पे उस टास्क के हमने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लिया। सो दिस इज हाउ लर्निंग, एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस वर्क इन मशीन लर्निंग। ये तो थी एक छोटी सी डेफिनेशन। इसी सारी चीज को इम्प्रूव किया गूगल ने, और गूगल ने क्या किया 2017 और 18 में दे लॉन्च्ड साइकिल। इस एप्लीकेशन को लॉन्च करके जो ऑटोनोमस व्हीकल्स की होती हैं, लाइक ऑटोनोमस व्हीकल्स की जो एप्लीकेशंस होती हैं, इन एप्लीकेशन को लॉन्च करके दे एक्चुअली क्रिएट अ साइकिल। सो लेट मी शो यू। अब ये साइकिल क्रिएट की गई। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। So that's the way they designed a little bit small cycle. इस साइकिल को बनाने का एक्चुअली उनका मकसद सिर्फ ये था कि ये पता लगाया जा सके कि यूज़र इन ऑटोनोमस फीचर्स को कैसे यूटिलाइज करता है। हमारे पास जो पैटर्न्स वगैरह होंगे या जो हम पैटर्न्स जो हम यूज़ करने वाले होंगे वो हम पे समटाइम मैटर कर रहे होंगे, समटाइम्स हम उस पर नहीं चल रहे होंगे। सो बहुत सी सारी चीज़ें इकट्ठी भी चलेंगी। हमारा जो बेसिक जो चीज़ें होंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसमें हम अब क्यों कर रहे हैं, इसके साथ बेनिफिट्स क्या हैं और ब्रेन की लिमिटेशंस क्या थी जिसकी वजह से हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना पड़ा। ब्रेन की अगर लिमिटेशंस की बात करें तो रिकग्निशन जो पैटर्न्स होते हैं, कोई भी इंसान किसी भी पैटर्न को इजीली रिकग्नाइज नहीं कर सकता, जिसमें हमारे पास फेशियल आइडेंटिटीज और फेशियल एक्सप्रेशन। कुछ लोग बहुत इजीली फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड कर लेते हैं, लेकिन सबके लिए करना पॉसिबल नहीं। हैंड रिटन और स्पोकन वर्ड्स, समटाइम्स जो हैंड राइटिंग होती है वो भी कैप्चर करना, इट्स नॉट दैट इजी। अब ये 2 है 3 है, दैट नो वन नोज। ये 2 है 7 है, नो वन नोज। 3 है 2 है, नो वन नोज। इट मीन्स कि समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दैट इज नॉट इवन पॉसिबल फॉर द ह्यूमंस। मेडिकल इमेजेस, बहुत से ऐसे MRI या बहुत सी ऐसी इमेजेस होती हैं जो कि ब्रेन या नेकेड आई उस इमेज को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर सकती। सो
इनके डिफरेंट पैटर्न्स को रीड करना, फिर इनके लिए जनरेटिंग पैटर्न्स के एल्गोरिथम्स बनते हैं जिसमें इमेजेस होते हैं और मोशन सीक्वेंस को मेजर किया जा रहा होता है। फिर ये वो चीज़ें हैं जो बहुत सी यूज़ हो के ख़त्म हो चुकी हैं, सो नो वन इज़ गोइंग टू यूटिलाइज दीज पैटर्न्स एनीमोर, जिसमें क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन फ्रॉड होता है या पैटर्न्स ऑफ सेंसर रीडिंग होती है। ये न्यूक्लियर प्लांट ये बहुत पुराने हो चुके हैं, ये सेंसर्स इजीली रीड कर सकते हैं। फ्यूचर स्टॉक प्राइसेस एंड एक्सचेंजेस के बहुत से एल्गोरिदम अब मार्केट में आ चुके हैं, सो ये भी ज़्यादातर लोग अब इसके ऊपर काम नहीं करते हैं। जो आजकल काम हो रहा है वो इन 4 चीज़ों पे हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे अभी कोविड-19 आया हुआ था, तो हम ट्राई करेंगे कि इसमें हम डिफरेंट एल्गोरिदम्स को अप्लाई करें लेकिन डेटा सेट हमारा सेम हो। इसकी सैम्पल एप्लीकेशन वेब सर्च है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, फाइनेंस है, ई कॉमर्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, सोशल नेटवर्किंग, डिबगिंग सॉफ्टवेयर्स एंड एनी वन ऑफ योर फेवरेट कि आप किस में क्या काम करना चाहते हैं। दैट मैटर्स समटाइम्स एंड समटाइम्स इट डजंट मैटर। अब अगर हम ये छोटी छोटी गेम्स हैं इससे अगर हट के आगे आते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स भी हो गई, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे जो कि हम इस पे चल रहे होंगे। जैसे मशीन लर्निंग में ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्नाइजर है, ये रिकग्निशन सिस्टम है, फीचर एक्सट्रैक्टर, न्यूरल नेटवर्क, डिकोडर एंड ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं ये हम टाइमली अपने साथ साथ इसको देखते जाएंगे। अभी जो आप लोगों ने जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो आप लोगों ने करना है वो ये होगा कि व्हाट एक्चुअली यू नीड 2 थिंग्स। फर्स्ट आपने करना है पाइथन। पाइथन में आपके पास अगर आपका जो सिस्टम है दैट इज राउंड अबाउट 4 GB रैम के साथ है, तो आप ट्राई करें कि आप इसका एजुकेशन डाउनलोड कर लें 4 GB। लेकिन 4 GB वो फिर एजुकेशन वर्जन आपके प्रॉपर सही चलेगा नहीं, मोस्टली आपको एजुकेशन वर्जन नज़र आ रहा। अदरवाइज यू आर गोइंग टू डाउनलोड द कम्युनिटी वर्जन। आप इसका कम्युनिटी वर्जन करेंगे, जब आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर लेंगे ये कुछ आपको इस तरह का नज़र आएगा। कम्युनिटी वर्जन पाइथन का मेरे पास 2019 लेटेस्ट वर्जन है, मेरे ख्याल में 2020 भी आ चुका हुआ है। यस, यहाँ पे वर्जन 2020 जो है वो लॉन्च हो चुका हुआ है, सो आप 2020 की उस पर आप डाउनलोड करेंगे। अब ये डाउनलोड करने के साथ साथ आप लोगों को जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी दैट इज पाइथन लैंग्वेज। पाइथन में जब आप डाउनलोड्स पे आएंगे, आपने डाउनलोड्स पे जाना, आपके पास अगर विंडोज सिस्टम है विंडोज पे आएंगे, आपने ये दोनों वर्जन्स डाउनलोड करने हैं। पहले आप डाउनलोड करेंगे 2.7.18, इसके अलावा आप कुछ नहीं इसमें डाउनलोड करेंगे। कुछ दिन यूज़ करने के बाद हम जब मैं आपको कहूँगा तो आपने 3.8.2 करना, लेकिन पहले आपने करना है 2.7.18 डाउनलोड। इसकी रीज़न है ये जो रिलीज है ये स्टेबल है, ये स्टेबल्ड है फॉर मशीन लर्निंग। अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें या बाकी सारी चीज़ें पढ़ें, स्टेबलाइज फॉर्म है मशीन लर्निंग की, और इसमें बहुत सी ऐसी लाइब्रेरीज यूटिलाइज कर सकते हैं जो हमें 3.8.2 में नहीं मिल सकती। उसकी रीज़न 2.7.18 इसी वजह से स्टेबल करवाया किया जा रहा है इसको, कि जो लाइब्रेरीज हम यूटिलाइज नहीं कर सकते 3.8 में, हम 2.7 से इसको ले लें। अब सपोज करें कि किसी का लैपटॉप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सके, तो सिंपल इज दैट कि आप गूगल कोलैब पे आ जाएं। गूगल कोलैब पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी कि आप ये सारा कुछ यहाँ पे भी कर सकते हैं। लाइक आपने न्यू नोटबुक को क्लिक करना है, देन यू विल हैव अ फाइल जिस पे आप अपने सारा काम इजीली कर सकते हैं। अपना कोड करना होगा, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन डू इट राइट हियर। अब मशीन लर्निंग एक्चुअली किन किन चीज़ों को सपोर्ट करती है और किन किन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती। हम पाइथन में इसको क्यों करते हैं, पाइथन में क्योंकि पाइथन में हमारे पास ऑलमोस्ट
इतनी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो कि हम शायद इजीली कहीं से भी इंपोर्ट या किसी भी जगह से इसको इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरीज होने की वजह से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। अब अगर मैं सिंपल बात करूँ किसी भी चीज़ को लेके, तो पाइथन के प्लेटफॉर्म में या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। अब वो आसानी से कैसे मिल जाती हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमने इसमें क्या चीज़ किस तरह यूटिलाइज करवानी है और किस तरह क्या चीज़ यूटिलाइज करनी है। अगर मैं मशीन लर्निंग के अंदर ये किसी रिकग्नाइजर की बात करूं या किसी भी ऐसी चीज़ की बात करूं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है या इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकती, तो बोथ ऑफ देम मैटर्स। अब इम्पॉर्टेंट है क्या, इंट्रोडक्शन पे आते हैं, फिर इसके बाद मशीन लर्निंग के इंट्रोडक्शन पे चलेंगे तेज़ी से, फिर इनका डिफरेंस आ जाएगा और पाकिस्तान में इनकी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो अगर एआई की बेसिक डेफिनेशन को देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक सिमुलेशन है। सिमुलेशन है किस चीज़ की, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस की, ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस की एक सिमुलेशन है। अब ये कैसे इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया गया, कैगल ने एक होलोग्राम या एक होलोग्राफिक एक लेंस बनाया था जिसको आप अपनी आई के थ्रू व्यू कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाद में वर्चुअल रियलिटी जो है वो पूरी दुनिया में आम कर दी गई थी। उसकी रीज़न क्या थी, इस छोटी सी वीडियो में उसकी शायद उसकी एक रीज़न है, जब मैंने एक्सप्लेन कि ये रीज़न को कैसे बनाया गया था। अब जैसे इस हॉलोलेंस को क्रिएट किया गया था, इसके अंदर बैक के ऊपर जो चीज़ें चीज़ें जो क्रिएट की गई थी, दैट इज इन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन है, कंप्यूटर विजन के साथ उसको रोबोटिक्स को इंक्लूड किया गया। अब इसमें साथ कम्युनिकेशन भी हो रही है, कंप्यूटर विजन के साथ साथ इसमें कम्युनिकेशन भी है, फिर प्रोग्रामिंग भी है, फिर गेमिंग, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस currently is working in everywhere. AI is connected at every part of your life. AI is connected to every single step of your life. अब इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मैं एक रियल टाइम एग्जांपल में कन्वर्ट करता हूँ, वो रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकती है कि अगर मैं कोई डेटा सेट पिक करता हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ लर्निंग आते हैं, मैं सुपरवाइज्ड लर्निंग में उसको यूटिलाइज करने जा रहा हूँ। सो आई एम गोइंग टू यूटिलाइज माय स्टफ इन माय सुपरवाइज्ड लर्निंग। सो इफ आई एम गोइंग टू यूज सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर डिज़ाइन करता हूँ फॉर माय सुपरवाइज्ड लर्निंग। मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, सो इट्स जस्ट supervised .pny or ipny। अब
मैं इसमें एक छोटा सा विदाउट डूइंग एनीथिंग मैं कुछ हेडर फाइल्स इसमें डाउनलोड करूँगा, हेडर फाइल्स इंपोर्ट करूँगा, एक्चुअली डाउनलोड नहीं करूँगा। सो जो आपको भी करनी है, मैं यहाँ पे इसको टैग्स में लिख लेता हूँ। आपको जो चीज़ें डाउनलोड करनी है वो है पांडास, नमपाई, उसके बाद साइपाई, देन आपको चाहिए एसके लर्न चाहिए होगा, एंड इस तरह की कुछ और लाइब्रेरीज हम टाइम टू टाइम इसमें ऐड अप करते जाएंगे। सो नाउ आई नीड अ प्रोग्राम। मैं एक प्रोग्राम को क्रिएट करता हूँ जिसमें से मैं कहता हूँ कि import pandas as pd। इसको इंपोर्ट करने के दो वेज हैं। अगर आपने इससे डायरेक्ट कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, इफ़ यू आर गोइंग टू डू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ यूआरएल, लाइक आपने कोई चीज़ किसी यूआरएल से इंपोर्ट करनी है, तो आप अगर आपने एक तो ये सिंपल तरीका है, दिस इज अ सिंपल वे। मैं आपको दोनों चीज़ें कर देता हूँ, सिंपल वे एंड इंपोर्ट numpy as np। सो मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा सेट्स अवेलेबल होंगे। सो अगर मैंने कोई चीज़ सिंपली वे में उठानी है, मैं डेटा सेट को यहाँ से उठा सकता हूँ। अब मेरे पास कोई टास्क नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ सुपरवाइज्ड लर्निंग। जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा वो चीज़ ही मुझे बैकअप में मिलेगी। सो इट्स अ स्टार्ट ऑफ द सुपरवाइज्ड लर्निंग मटेरियल। सो दिस इज माय फाइल। मैं इसका यहाँ से कॉपी बात करता हूँ। कोई अभी इसमें कोई एल्गोरिदम यूज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट यूजिंग हाउ टू रीड माई डेटा, how to read my data from without any URL. So मैं यहाँ पे data frames is equals to pd dot read underscore, क्योंकि मेरी फाइल CSV है तो मैं इसको as a CSV ही यहाँ पे import करूँगा। I'm going to write it। मेरे पास ये रीड होगी, सो मैं अगर इसको देखना चाहूँ कि मेरी फाइल में क्या आया है, सो मैं अपनी फाइल को बहुत इजीली देख सकता हूँ कि मेरी फाइल में क्या चीज़ इंपोर्ट हुई है। सो df.head, सो दिस इज माई फाइल इंफॉर्मेशन, जिसमें मेरे पास 5 रोज हैं एंड 785 कॉलम्स। इट मींस आई हैव अ लिस्ट ऑफ कॉलम्स। अब पॉइंट क्या था इसको करने का? इट मींस कि जब भी मैं किसी लर्निंग वाली साइट पे जाऊंगा, आई नीड सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग विद द डिजायर आउटपुट। अब वो डिजायर आउटपुट आएगी कैसे मेरे पास? दैट्स द पॉइंट। जैसे कि अभी सिर्फ मैंने वहाँ पे कुछ डेटा इंपोर्ट किया और मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा शो होना शुरू हो गया। अभी इसमें कोई लर्निंग नहीं है, सिर्फ फ्यू स्टेप डेटा के ऊपर, और उस डेटा से हमने कुछ चीज़ फाइंड आउट कर ली कि इसमें डेटा कौन सा था। व्हाट इफ अगर आपको कोई रोबोटिक दिखाया जाए, जैसे एक ये सोफिया थी जो कि फर्स्ट जिसको कहा जाता था सिटीजन रोबोट है, लेकिन ये एआई रोबोट नहीं थी। उसकी रीज़न मैं इस वीडियो को वहीं तक ले जाता हूँ जहाँ पे ये कहती है कि मैं चीज़ों को, जब इसको कोई चीज़ नहीं पता होती, एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ रोबोट्स एम आई लिविंग विद। सो दैट्स द वे सोफिया को प्रॉपरली पीछे से कोड किया जाता था उस टाइम पे। हैंसन रोबोटिक्स ने इस वीडियो को अपलोड किया और ये बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी प्रॉपरली वर्क में नहीं है। इसी चीज़ को आगे वर्किंग में कंप्लीट करने के लिए एक MIT के रोबोटिक इंजीनियर ने व्हाट ही डिड, हम पाकिस्तान में इसको क्यों यूटिलाइज करें दैट डजंट मैटर राइट नाउ। उस रोबोटिक इंजीनियर ने जो MIT का था, ही मेड अ ड्रोन जो खुद ब खुद ही चलता है। इसका प्रोसेस कैन रिएक्ट 100 times फास्टर देन अ ह्यूमन ब्रेन। अगर आप में से बहुत से लोगों ने ये वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं देखी हुई, so this is about the AI।
अब इसका जो प्रोसेसर है वो 100 टाइम फास्टर देन अ ह्यूमन, इसकी स्टोकास्टिक मोशन, मोटर, ईच एंड एवरीथिंग। ये उड़ खुद कैसे रहा है? इसके दो जो प्रोपेलर्स हैं नीचे वाले, दो प्रोपेलर्स एनर्जी जनरेट कर रहे हैं और दो प्रोपेलर्स उसको बैटरी को रिफ्रेम कर रहे हैं। इसकी बैटरी को एक टाइम रिचार्ज कर दिया गया, उसके बाद इसकी बैटरी को रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके दो प्रोपेलर्स बैटरी रिचार्ज कर रहे हैं और दो इसको और उड़ने में मदद भी कर रहे हैं। सो टोटली टेक्निकली चारों प्रोपेलर्स उड़ भी रहे हैं और चारों इसमें से दो प्रोपेलर्स हैं वो एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं टू रिचार्ज द बैटरी। अब द फैक्ट क्या है? ये फैक्ट ये है कि जब एक ऐसा ड्रॉन एक जनरेट कर दिया गया है जिसके पास each and every information है, it means कि when you have a drone like this one and that drone each and have any information, तो आप हर चीज के ऊपर जो लर्निंग वाला फेस आ जाएगा, that is you're supervised, आपको supervised कर दिया गया, उस ड्रॉन को ट्रेन किया गया with some kind of data और डिजायर आउटपुट ली गई। डिजायर आउटपुट क्या है जी? उसने कोई टेररिज्म अटैक खत्म करने हैं, कोई भी चीज ऐसी अटैक खत्म करनी है, इट मींस के इट नीड्स समथिंग विद द ट्रेनिंग डेटा। हम अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जनरेट करते हैं विद और एल्गोरिदम नहीं, विद द डेटा एक्चुअली। हम डेटा की कुछ प्लॉटिंग वगैरह देखते हैं कि डेटा को कैसे प्लॉट किया जाता है और सुपरवाइज्ड वो डेटा कैसे होता है, वो सुपरवाइज्ड किस तरह आता है और वो सुपरविजन किस फॉर्मेशन में आता है, वो देखते हैं। अब कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हम इंपोर्ट करते जाएंगे या करेंगे या कुछ भी ऐसा, तो उसमें से एक लाइब्रेरी हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, पांडास एसपीडी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अपने कुछ डेटा फ्रेम्स फाइंड आउट करने हैं एंड आई नीड टू नो कि मेरा डेटा जो है वो ख़राब कहाँ पे था या ख़राब कहाँ पे हुआ या कैसे हुआ। सो दैट्स आई वांट टू नो। ये तो वो फाइल थी जो मैंने पास पड़ी हुई थी, एक पिक कर ली। नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ फाइल फ्रॉम एनी URL। सो मुझे URL से कोई फाइल चाहिए। सो मैं टास्क परफॉर्म करूँगा फ्रॉम पांडास से मैं टास्क क्या परफॉर्म करने लगा हूँ। मेरे पास कोई भी टास्क आएगा वो CSV का ही टास्क होगा। सो आई एम रिस्ट्रिक्टेड माई पांडा एट टास्क T कि मेरी कोई भी फाइल होगी वो CSV ही होगी, इसके अलावा मेरी कोई फाइल नहीं हो सकती। अदरवाइज पांडा के अंदर जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सी फाइल्स इसके साथ अवेलेबल होती हैं कि इसमें हमारे पास पांडा के अलावा बहुत सी और CSV रीड करने के अलावा पांडास में बहुत सी और फाइल्स भी अवेलेबल हैं साथ साथ। ना मुझे URL चाहिए, URL क्या होगी, कहाँ से आएगी? सो हम डेटा सेट इंपोर्ट करते हैं जिसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो। मैं जाता हूँ यहाँ पे UCI मशीन पे, लर्निंग रिपोजिटरी है, सो मैं यहाँ पे आ गया। इट्स एन ईजी वे टू गेट अ डेटा सेट। अब मैं डेटा सेट इसका इंपोर्ट कर लेता हूँ, सारे लोग इसी की एग्जांपल देते हैं स्टार्ट में। सो इट्स एन गुड वे टू इंपोर्ट अ डेटा सेट ऑफ आयरस। आयरस का डेटा सेट एक्चुअली कोई आई का डेटा सेट नहीं है, इट्स एक्चुअली अ डेटा सेट ऑफ अ पेटल। कि पेटल का डेटा सेट क्या होता है या पेटल में डेटा सेट कैसे लिया जाता है। सो मैं इंडेक्स से इंडेक्सिंग डाउनलोड हो गई, यहाँ पे नेम डेटा है आयरस पेरेंट डायरेक्टरी में इसका, इसकी CSV फाइल आयरस की कहाँ है? सो दैट्स अ क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आयरस का डॉट डेटा के नाम से आ रहा है तो इसकी CSV फाइल शायद अब अवेलेबल नहीं है। सो दैट डजंट मैटर, हम यहाँ पे आयरस CSV लिख लेते हैं या इस तरह कुछ भी करके इसके आगे डॉट CSV कर लेते हैं। होप्स ओके वी आर एबल टू गेट दैट फाइल। इफ वी आर देन ये यहाँ फाइल शो कर देगी, अदरवाइज आई रिमेंबर सम URL तो मैं उस URL से इसको गेट कर लूँगा। सो लेट्स सी कि ये डेटा यहाँ से इसकी URL से आता है या नहीं आता। सो रीड तो हो गया है, सो लेट्स सी कि डेटा इसमें गेट हुआ है या नहीं हुआ। सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि इसमें क्या क्या डेटा आया है। सो इफ आई गो बैक टू चेक कि उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी,
सो मेरे पास था iris.data के अंदर, so which is not even able to open properly. so इसमें कुछ पेटल्स होती हैं और पेटल्स में अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे रीड करना चाह रहे हैं। तो सपोज कर लेता हूँ कि मैं नेम से देता हूँ, उसकी कोई लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। इट्स जस्ट इन टू द डेटा सेट। अगर मैं डेटा सेट को भी चेक करना चाहूँ तो df इज इक्वल्स टू url and df dot head. if I'm good to go, then कोई भी अभी चीज़ urls ने रीड नहीं की है, so I don't have a data in my url right now. I don't have a data क्योंकि उस डेटा ने अभी अपने आप को रीड नहीं करवाया, so I don't have any data in my url. उसमें डेटा कुछ भी नहीं आया अभी, so I'm going to utilize my url instead of this url. काम मुश्किल नहीं है, काम आसान है, सिर्फ एक URL से हमें ये पता लग जाएगा URL से डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट माय URL, बस उसके बाद सारा काम जो है बस वो फिंगर टिप्स पे है। सो https, मैंने रॉ से उसकी फाइल उठानी है, सो raw dot get कंटेंट, वहाँ से कंटेंट पिक करो .com। इसके अंदर हमारे पास URL है, दैट इज j डेटा सेट। इसमें सारे हमारे पास डेटा सेट्स आ गए, उसमें एक फ़ाइल होगी मास्टर की फ़ाइल, उसके अंदर जाके हमारे पास डेटा सेट होगा iris.csv। सो ये डेटा सेट इंपोर्ट करो, एंड इंपोर्ट करने के बाद व्हाट वी नीड, इस डेटा सेट में से मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, सो मैं यहाँ पे वो डिफाइन कर देता हूँ। अगर आ गया तो ठीक है URL से, अदरवाइज हम सिर्फ उससे डेटा ले लिया करेंगे, URL की बजाय हम डायरेक्ट डेटा को इंपोर्ट कर लिया करेंगे और उससे ही बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लिया करेंगे। लेकिन दिस इज़ अ वे जो आपका इंटरनेशनली किसी भी जगह पे जाके अगर आपने कोई चीज़ यूटिलाइज करनी होती है तो ये वाला वे यूटिलाइज होगा, अदरवाइज सिंपल वे भी है, वो सिंपल वे में आप बहुत सी चीज़ें भी कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आपकी रह भी जाती हैं। इसकी लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, एंड पेटल की लेंथ और विड्थ आप ले लेंगे, GTH length and again PTL petal width। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे जाते जाएंगे आपको मैं ये भी बताता जाऊंगा कि इसमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। जैसे भी यहाँ पे क्लासेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, सो इट्स क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाएगी, हम क्लासिफिकेशन के हमारे पास एल्गोरिथम्स भी होंगे। सो डेटा सेट विच इज इक्वल्स टू, मैंने इसको किया read underscore CSV। एज आई टोल्ड यू कि हम सिर्फ यहाँ पे CSV रीड करवाएंगे। कहाँ से रीड करवाने, URL से, और उसके अंदर से क्या रीड करवाएंगे, नेम्स विच इज इक्वल्स टू नेम्स। अब यहाँ पे मुझे इस की एक फॉर्मेशन चाहिए, सो मैं प्रिंट करवाऊंगा डेटा सेट डॉट शेप। इसमें टोटल कॉलम्स और रोज कितनी है, मेरे रोज कॉलम कितने आ गए, वो मैंने हेड से भी शो कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऊपर हेड से शो किया, मैं शेप से उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन शो कर दूंगा। अब मुझे हेड चाहिए इसमें से, सो मैं प्रिंट करूंगा डेटा सेट। मुझे हेड इसमें से कितने चाहिए मैं यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकता हूँ। लाइक मुझे 10 का डेटा चाहिए, पहले 10 का डेटा भी आ जाएगा। डेटा में क्या क्या चीज है मैंने अगर वो भी शो करवानी है तो मुझे वो भी मिल जाएगी कि मेरे डेटा सेट के अंदर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि मेरे डेटा सेट के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, ये वो भी मुझे शो कर देगा। और मेरे डेटा सेट की क्लासिफिकेशन क्या है, सो प्रिंट डेटा सेट डॉट ग्रुप बाय, मेरे डेटा की क्लासिफिकेशन क्या होगी। सो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा कि इसकी क्लासेस क्या हैं और इसके साथ इसका साइज क्या होगा।
क्लासिफिकेशन का साइज क्या हो सकता है, डेटा सेट का साइज क्या हो सकता है, दैट्स द ऑल द पॉइंट कि मेरे पास क्या चीज़ किस तरह शो होगी और किस वे में शो होगी। नाउ मेरा जो मेजर कंसर्न है वो क्या है? मेजर कंसर्न ये है, मुझे इस डेटा को शो करवाना है। माय मेजर कंसर्न, सो पहले मैं इसको रीड करके देख लेता हूँ। सो एज आई टोल्ड यू कि अगर इसमें कोई चीज़ गड़बड़ करती है तो यहाँ पे शो करेगी कि क्या चीज़ गड़बड़ हुई है। सो यहाँ पे डेटा सेट इज इक्वल्स टू रीड अंडरस्कोर CSV, दैट क्रिएट एन एरर। अब एरर क्या है? वो एरर ये है कि डेटा सेट से आगे फाइल नहीं जा रही, विच मीन्स कि डेटा सेट के अंदर कोई भी फाइल इस तरह रीड नहीं की जा सकती, क्योंकि URL ने अपने आप को रीड करवाने के बाद आगे डेटा सेट में कुछ भी चीज़ शो नहीं की। सो इट्स FTP एरर, क्योंकि वहाँ से कोई भी डेटा सेट यहाँ नहीं आया। अगर मैं इस URL को यूज़ करता हूँ, इसको बंद करके इसको अगर यूटिलाइज कर लेते हैं, सो लेट्स सी, यस वी हैव सम डेटा, उस URL से हमें डेटा मिल गया, सो उससे नहीं मिला। सो दिस इज आवर डेटा अ लिटिल बिट, जो हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड था कि डेटा इसने यहाँ पे ऐसे करके शो कर दिया। अब ये डेटा हमारे अभी किसी काम का नहीं है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ रॉ डेटा, ये रॉ फॉर्मेशन में डेटा है। ये डेटा अभी हमारे किसी भी काम का नहीं है। जैसे यहाँ पे आप NA देख रहे हैं कि इसमें कोई भी डेटा नहीं है। सो दिस डेटा हमारे किसी भी काम का ये वाला डेटा नहीं है। सो हम डेटा को और चेंज करते हैं। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कि एक्चुअली हमारा डेटा जो है वो किस फॉर्मेशन में है। सो अगर आपने और डेटा लेना होता है, वी हैव टू गो टू द Kaggle। Kaggle से हम डेटा सेट में आएंगे। हम यहाँ से भी इन डेटा सेट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आयरस का अगर डेटा सेट लिखूंगा, आयरस स्पीशीज का डेटा सेट आ गया, तो मेरे पास ये लिंक है डाउनलोड का। सो मेरे पास एक पूरा फोल्डर डाउनलोड होता है इसका, जिसके अंदर मेरा कंप्लीट डेटा है। तो मैं इस पूरे फोल्डर को भी वहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे इसकी URL चाहिए डेटा की, सो मैं यहाँ से इसकी URLs को भी पिक कर सकता हूँ, if it allows us to pick the URL of the data. Okay, loading the data, इसकी loading में कोई problem आ सकती है। So let's see if it allows us to load our data. तो URL से हम इस तरह दो तरीकों से डेटा को लोड कर सकते हैं। अगर नहीं देता तो that doesn't mean कि हम इसमें कोई काम नहीं कर सकते, हम सारा काम कर सकते हैं। So that's not a data, इसमें डेटा सेट उस तरह नहीं आएगा। So बताने का मकसद ये था इसके अंदर इस तरह की चीज़ों के साथ करने का कि हमारे पास डिफरेंट वेज होंगे इन सारे प्रोसेस को करने के लिए। इन सारे प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए डिफरेंट वेज होंगे। जैसे इस क्वाडकॉप्टर के अंदर बहुत कुछ है। इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होगी। सो ये वो फैक्ट है जिसके ऊपर हम सारा इस कोर्स को लेके चलेंगे, जिसमें हम मार्केटिंग के कुछ टूल्स भी साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि मार्केटिंग का जो भी टूल होगा और हमारा एक्चुअली सुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अब डेटा हमारा सुपरवाइज है या नहीं है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। हम पाइचार्म से कुछ डेटा इंटीग्रेशंस निकाल लेते हैं। डेटा इंटीग्रेशंस निकालने का मकसद ये होता है कि आपका डेटा कितना क्लीन है, कितना क्लीन नहीं है, या उसमें अगर कोई एम्बिग्विटी है तो वो एम्बिग्विटी कैसी है। करना उसमें भी कुछ नहीं है, जस्ट हमने डेटा फ्रेम्स को फाइंड आउट करना है।
डेटा फ्रेम, अगर आपसे कोई मार्केट में आके कहता है कि यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द डेटा फ्रेम्स, तो आपने वो डेटा फ्रेम को कैसे फाइंड आउट करना है? हम पायचाम पे जाएंगे। हम ऑनलाइन डेटा फ्रेम्स को इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट इवन एबल टू फाइंड आउट द डेटा फ्रेम। जैसे मैंने आपको कहा कि 2.7 आपको रिक्वायर्ड होगा और लेटर ऑन के लिए आपको चाहिए होगा 3.7, तो पहले आप 2.7 ही डाउनलोड करेंगे, आपको इसके अलावा कोई और वर्जन नहीं चाहिए होगा। सो यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ। आप इसका नाम वो रखेंगे जो एक्चुअली आपकी लाइब्रेरीज में ऐड ना हो। टेस्ट इसका नाम नहीं हो सकता, यूनिट इसका नाम नहीं हो सकता, सो इट कुड बी अ डिफरेंट नेम। सो मैं इसको क्लास भी नहीं रख सकते क्योंकि क्लास में इसके अंदर होता है, सो मैं इसका CL-PNY रख देता हूँ इसका नाम, विदाउट एनी हेडेक। मेरे पास ये इजीली एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्ट में अभी कोई फाइल नहीं क्रिएट करनी है। आई एम जस्ट गोइंग टू हैव टू एनालिसिस इनटू माय डेटा सेट कि मेरा डेटा सेट जो है वो कैसा दिखता है। जैसे कि अभी हमने एक डेटा सेट डाउनलोड किया था कैगल से, इसका नाम आयरस के नाम से डेटा सेट था। सो अगर उस फाइल को देखा जाए तो फाइल कहाँ गई थी, तो उस फाइल को यहाँ से ढूंढ लेते हैं। ये हमारे पास एक ये भी CSV पड़ी है, लेकिन ये न्यूज़ की CSV है, दैट इज इन द ह्यूज 30 MB। डेटा जितना मर्जी हो हम उसको रीड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, तो हम इसमें ट्राई करेंगे कि मिनिमम डेटा को रीड करें और आगे लेके चलें। हम इस क्लास के अंदर टोटल 14 डिफरेंट एल्गोरिदम्स को लेके चलेंगे, बल्कि 14 या 15 डिफरेंट एल्गोरिदम्स होंगे, और 15 डिफरेंट एल्गोरिदम्स को मिक्सअप करके आपका एक एल्गोरिदम भी बनता है। सो टाइम के साथ साथ हम सारी चीज़ें करते जाएंगे। आपने आना इधर होगा इसमें पाइथन कंसोल में, एंड वेट करना है कि आपकी इंडेक्सिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाए और आपकी कंसोल यहाँ पे कम्प्लीटली कनेक्ट हो जाए। पाइथन कंसोल पे आपने क्या करना है, एक्चुअली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट योर डेटा फ्रेम्स, कि आपके कितने डेटा फ्रेम्स होते हैं, कितने डेटा फ्रेम्स नहीं आते। यू जस्ट हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ दिस थिंग। का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके यहाँ पे फ्रेम को ये कनेक्ट कर देगा। तब तक हम आगे चलते हैं इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेनिफिट क्या होते हैं? एनहांस करता है एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट को, ह्यूमन का काम बहुत कम हो जाता है, इसकी जो जॉब की स्ट्रेंथन है, इकोनॉमी है, ये स्टेबलाइज होती है। अब ये जॉब की स्ट्रेंथन एंड इकोनॉमी कैसे स्टेबलाइज होती है तो मैं आपको अभी बताऊंगा। इसमें लीड ऑफ कंट्रोल लॉस हो जाएगा कि अगर आप कोई चीज़ आपके आप से बाहर जाती है तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। एनहांस योर लाइफस्टाइल, ये कैसे होता है? जैसे कि अगर आपने अली एक्सप्रेस या अली बाबा पे या इवन द्रास.pk पे भी अगर आप जाएं तो आपको सजेशंस आ रही होती हैं, इवन यूट्यूब पे आपको सजेशन आ रही होती हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस डेटा। उस प्रीवियस डेटा के ऊपर आपको जो सजेशंस वगैरह आ रही होती हैं, दैट मैटर्स। अब सुपरवाइज लर्निंग फॉर टेलीमेडिसिन, अब पहले तो सिर्फ कनाडा के अंदर ये चीज़ होती थी, लेकिन ये कोविड जब से लॉन्च हुआ है पूरी दुनिया में तो बहुत से लोग जो टेलीमेडिसिन पे चले गए। टेलीमेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं कि आप एक रोबोट से बात करते हो कि एक्चुअली आपको क्या हुआ है या आपको सिम्टम्स क्या हैं, तो वो एक रोबोट, जो एक AI ट्रेन रोबोट होता है, वो टेलीफोनिक भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, आपके सामने भी हो सकता है, आपकी विंडो पे भी हो सकता है। he will provide you a medicine instead of a doctor, अगर डॉक्टर वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप किसी सीवियर कंडीशन में हैं तो वो रोबोट आपको मेडिसिन नहीं देगा, बल्कि आपको डॉक्टर रिकमेंड कर देगा जो उस टाइम पे डॉक्टर अवेलेबल होगा आपकी स्पेशलाइज जो भी आपको प्रॉब्लम है। सॉल्व कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स, तो फेसबुक तकरीबन 2 साल से इसमें काम कर रहा है सोशल प्रॉब्लम्स में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। एंड गूगल ने मार्केटिंग का सोल्यूशन लॉन्च किया था, इसको हम एडेक्स AI कहते हैं, ADEX AI। सो गूगल ने मार्केटिंग का सोल्यूशन लॉन्च किया विद एडेक्स AI के नाम से। इसके अंदर आप जिस मर्जी चीज़ की अपनी मार्केटिंग करें, अपनी एड्स लगाएं, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आप अपना टूल भी इस तरह का अपना एट द एंड ऑफ द डे आप इस तरह का टूल भी डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपने अपनी फेसबुक, गूगल, किसी भी चीज़ की एड्स बूस्ट करनी है, कुछ भी करना है, सो यू कैन डू इट। हम वापस आते हैं यहाँ पे। अब
स्केलेटन जनरेटर यहाँ पे जनरेट होता रहेगा, सो ये हमारे लिए कोई हैडिक की बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी सिर्फ हमारे पास स्पेशल वेरिएबल्स आ रहे हैं जो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड है। अब स्पेशल वेरिएबल्स का हमारे साथ कोई काम नहीं है, लेना देना नहीं है। जस्ट मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, डेटा फ्रेम्स। मैं इंपोर्ट करूँगा कोई फाइल्स पांडास एज पीडी, मुझे और कोई भी फाइल नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपके पास ये एरर शो होता है कि डोंट हैव अ मॉड्यूल नेम pandas, इट मींस कि पांडा आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं आ रहा। आपने वापस टर्मिनल पे जाना है, आपने कुछ और नहीं करना, आपने करना है pip install pandas, बस आपने इसको इस तरह करके इंस्टॉल करके आ जाना। ये आपकी फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा जो फाइल्स आपको पांडा के रिगार्डिंग रिक्वायर्ड हो। जैसे कलेक्टिंग कर रहा है सारी पांडा की फाइल, क्योंकि और ये मेरी फाइल्स ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट थी, नाउ इंस्टॉल कर रहा है पांडा को मेरे इस स्पेसिफिक इंटरप्रेटर के लिए। और ये मेरी पांडास की फाइल्स जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं। मैं वापस आऊँगा यहाँ पे और वही सेम सिंटेक्स यहाँ पे ऐड करूँगा। बस हमने ध्यान ये रखना होगा कि आपका कभी भी कंपाइलर रिपल वाली साइड पे जाके कनेक्ट होने ना बैठ जाए, क्योंकि रिपल एक एल्गोरिदम है इसका एरर डिटेक्शन का, जो पांडा ऑटोमेटिकली खुद ही भी समटाइम चला देता है और पाइथन भी चला देता है समटाइम्स खुद। इट्स एन एल्गोरिदम फॉर करेक्टिंग एन एरर और ये सारी चीज़ें। तो डेटा फ्रेम को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो 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 चीज़ें रिक्वायर्ड हुआ करेंगी वो कुछ, बस ट्राई ये होगा कि आपका ये कभी भी रिपल से कनेक्शन में ना जाए, क्योंकि अगर आपका ये रिपल कनेक्शन में चला जाता है देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये पूरा एल्गोरिदम इसमें लोड करता है रिपल कनेक्शन में। जब भी आपके साथ कोई ऐसा सीन हो रिपल के अंदर ये लोड होने चला जाए, आपने जस्ट इसको यहाँ से क्लोज करना एंड अगेन इसी प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर देना। आपने वापस टर्मिनल पे आ जाना है और आपने इस इंडेक्सिंग के कंप्लीट होने का वेट करना है। क्योंकि ये इंडेक्सिंग वो इंडेक्सिंग है जो एक्चुअली आपको हेल्प करेगी इन कनेक्टिंग एवरीवेयर, जो आपको पूरे के पूरे मशीन लर्निंग के कोर्स में रिक्वायरमेंट होगी। देन हमने वापस आना है इस पे पाइथन कंसोल पे एंड अगेन इंपोर्ट pandas as pd। Now it will take a little bit time क्योंकि ये अपनी सारी फाइल्स और ईच एंड एवरीथिंग गैदर करेगा कंसोल के लिए। और तब तक हम डेटा सेट जो आयरस का आया था उसको यहाँ से देख लेते हैं कि वो डेटा सेट आयरस का कहाँ गया था। So I'm going to find out the iris कि वो डेटा सेट कहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। मैं यहाँ से जाके इसको फाइंडर में देख लूँगा। सो ये मेरे पास डेटा सेट है, मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे कि मेरी ये फाइल यहाँ पे रीड हो चुकी है और मुझे एक उसने अपना फोल्डर दे दिया, तो आयरस का फोल्डर मेरे पास आ चुका होगा। आयरस का ये फोल्डर आ गया। मैंने यहाँ से सिर्फ आयरस का डेटा सेट उठाना है CSV वाला, और मैं इसको उठा के यहाँ पे बस ड्रैग कर दूंगा। ड्रैग करने से ये वायरस का जो जो आयरस का जो डेटा सेट है ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका। एक आयरस का डेटा है। जैसे अगर आप कहते हो कि जैसे कोविड का आ रहा था, वो हम ट्राई करेंगे कि इस कोर्स में हम कोविड के डेटा सेट को एनालिसिस करें और उस पर प्रेडिक्शन भी थ्रो करें। सो बोथ केसेस में हम ये दोनों चीज़ें करेंगे। नाउ मुझे यहाँ से क्या चीज़ चाहिए, मुझे वो डेटा सेट नीचे लेके आना है। तो मैं करूँगा डेटा फ्रेम, मैं df लिख देता हूँ। df इज इक्वल्स टू, df बिलोंग टू डेटा फ्रेम होता है, pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। अब मुझे फ्रेम्स चाहिए किसके, जो डेटा सेट मैंने ऊपर रखा है, दैट इज iris डॉट csv फाइल है वो। मैंने यहाँ पे जैसे कि अब आपने देखा साथ ही कि मेरे पास यहाँ पे डेटा फ्रेम्स सारे आ चुके हैं। अभी ये जितने भी डेटा फ्रेम्स हैं ये सारे इन रेड कलर है। इट मीन्स कि अभी मैं इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इसमें से कौन सा डेटा फ्रेम
मेरे काम का होगा, कौन सा डेटा फ्रेम मेरे काम का नहीं होगा। जैसे कि अभी ये सारे डेटा फ्रेम इन रेड कलर है, इसका डेटा एनालिसिस हम करके देख लेते हैं। मैं सिर्फ इतना सा करूँगा df.info। अब इसके अंदर अगर इसका टेक्निकलिटी पॉइंट देखा जाए तो इसमें से ये सारी चीज़ें निकाल के बाहर रखेगा। अगर इसमें कोई काउंट वेरिएबल है जिसके अंदर काउंट नल आ रहा होगा उसको वो रेड देने देगा, जिसमें काउंट ज़रा सा भी 1 होगा वो उसको ब्लू कर देगा। अब ये हमें सिर्फ वो डेटा सेट शो करेगा जो किसी हद तक रीडेबिलिटी रखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ उसमें से वही डेटा सेट शो करेगा जो कुछ रीडेबिलिटी रखते हैं। जैसे कि ये रीडेबिलिटी रखता है, शेप की रीडेबिलिटी है, आर्ट की रीडेबिलिटी है, एक्सिस की रीडेबिलिटी है। तो इट मीन्स कि जो डेटा सेट इसमें रीडेबिलिटी रखते हैं सिर्फ वो डेटा सेट हमें शो कर देगा। जैसे ये आईडीज हैं। आप अब हम इसमें से वो डेटा फ्रेम्स निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है डेटा फ्रेम्स। अब इसमें से वो डेटा फ्रेम निकाल लेते हैं जो प्रॉपर्ली ऐड अप नहीं हुए। मैं सारे डेटा फ्रेम्स देख लेते हैं। सो दीज आर द होल डेटा फ्रेम्स। अभी सारे के सारे जो हैं ये ब्लू फॉर्मेशन में ही नज़र आ रहे हैं। सो इसकी रीडेबिलिटी से हम इसकी डिस्क्रिप्शन निकाल लेते हैं। या डिस्क्राइब कर लेते हैं पहले। और आप डिस्क्राइब करने से मेरे पास डेटा फ्रेम्स किसी और वे में भी और कुछ और जो चीज़ें हैं वो व्यू में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई हैं। सो अब उसके लिए हमारी कोई चीज़ मैटर नहीं करती है। सो जो एम्प्टी ये चीज़ें वो सारी अलग हो गई हैं, डेटा फ्रेम्स हमारे पास टोटल अलग हो चुके हैं। जो कि किस किस जगह से हैं, किस किस फॉर्मेशन में है, वो भी हमारे पास क्लासिफिकेशन होके लेबल डेटा के अंदर वो चीज़ शो हो चुकी है। अब ये हर चीज़ अलग अलग हो गई है। उसकी विड्थ अलग हो गई है, उसकी लेंथ अलग हो गई है, उसकी विड्थ पेटल की अलग हो गई है और उसकी पेटल की लेंथ भी अलग अलग हो गई है। अब ये सारी चीज़ें अलग अलग एक एक फोल्डर में आ गई हैं डेटा के। अब मैं अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर मेरे पास अब जो गार्बेज डेटा था, जो डेटा फेक ऐड किया गया था, वो कुछ इस फॉर्मेशन में शो हो जाएगा। सो दिस इज माय गार्बेज डेटा। ये इसी डेटा सेट का पार्ट है जो गार्बेज की फॉर्मेशन में आया है। ये हर पेटल के अंदर, हर चीज़ के अंदर जहाँ जहाँ पे भी गार्बेज डेटा ऐड अप हुआ होगा, मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं पेटल की लेंथ में चेक करता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे गार्बेज डेटा है। सो अब हर जगह जहाँ जहाँ मेरे पास गार्बेज डेटा या नल डेटा या कोई भी ऐसा डेटा आया था या किसी ने ऐड अप किया था डेटा को खराब करने के लिए, सो वो हम इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम्स की कुछ हेल्पिंग लाइब्रेरीज से। इट्स एन ईजी वे टू फाइंड आउट द गार्बेज डेटा कि किस किस में कितना कितना या क्या क्या गार्बेज डेटा पड़ा है, कहाँ कहाँ पे पड़ा होता है, इसको भी देखा जा सकता है। इसके लिए भी हम छोटा सा एल्गोरिथम लिखते हैं। जैसे हर एक की गार्बेज वैल्यू का जो डेटा है दैट इज अ डिफरेंट वन। तो दिस इज हाउ वी गोना फाइंड आउट द गार्बेज फ्रॉम आवर डेटा कि कहाँ पे क्या आ रहा है और कहाँ पे किस तरह आ रहा है। अब जैसे जो इसमें रेड फॉर्मेशन में आ रहा है डेटा, दैट आर दोज डेटा जो एक्चुअल में मैनिपुलेट किया गया है, और जो ब्लू में है वो डेटा है जो एक्चुअल में ओरिजिनली आया हुआ था। तो जो रेड डेटा है वो मैनिपुलेटेड है। जब वो डेटा किसी भी चीज़ से मैनिपुलेट किया जाता है तो इसके अंदर अगर एक पॉइंट को भी मैनिपुलेट किया गया या 0.0001 पॉइंट को भी मैनिपुलेट किया गया तो वो रेड हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी गोना फाइंड आउट द डेटा ऑथेंटिकेशंस कि डेटा को किस तरह क्या चीज़ दी गई थी, क्या चीज़ नहीं की गई थी। सो फर्दर जाके हम आगे ये भी देखते जाएंगे कि डेटा को किस तरह से साफ भी किया जाता है और इस डेटा के अंदर से बाकी सारी चीज़ों को कैसे फाइंड आउट भी किया जाता है। जैसे हर एक के अंदर अब आपको आपका गार्बेज डेटा नज़र आ जाएगा, गार्बेज डेटा मिल जाएगा। हर चीज़ आपको अब इसमें प्रॉपर्ली पता लगना शुरू हो जाएगी कि क्या चीज़ किस तरह है, क्या चीज़ किस तरह नहीं है। सो दिस इज़ हाउ दिस गोना बी वर्क। हमारे हर टॉपिक में कोई ना कोई चीज़ हम एल्गोरिदम करेंगे, साथ टॉपिक होगा साथ एल्गोरिदम होगा। वो एल्गोरिदम उसी टाइम पे रन टाइम पे ही बनाया जाएगा ताकि आप लोग इजीली उसको बाद में यूटिलाइज भी कर सकें। हमारे यहाँ पे जो जो चीज़ हम इसमें करेंगे उसमें रिग्रेशन मॉडल होगा, सपोर्ट वेक्टर मशीन होगा, एंड
कुछ ऐसे एल्गोरिदम होंगे जो कोर्स आउटलाइन में नहीं थे, जैसे डीप लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स हम करेंगे। इसमें डीप लर्निंग के जो एल्गोरिदम हम करेंगे उसमें हम MIT के कुछ न्यू एल्गोरिदम्स हैं उनको देखेंगे, MIT के कुछ नोट्स या सिलेबस को भी करेंगे जो अभी 2020 में लॉन्च किया गया, जिसमें हम एक छोटी सी म्यूजिक फाइल बना सकते हैं। कैसे? उसके लिए जो MIT की जिसमें हमने म्यूजिक फाइल वगैरह बनानी होती है उसमें हम ऑनलाइन कंपाइलर का ही यूटिलाइज करते हैं। अब द पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि हम अपनी वो जो फाइल है वो कैसे क्रिएट करेंगे, या म्यूज़िक लाइब्रेरी या म्यूज़िक की जो फाइल है वो कैसे क्रिएट करेंगे। इसमें आपने आना बस यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ये चीज़ करनी होगी, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। वो इम्पॉर्टेंट पार्ट कुछ ये होता है कि आपने अपनी MIT की यहाँ पे डीप लर्निंग की जो लाइब्रेरी हुआ करेगी, सिर्फ आपने उसको ओपन किया करना है। यहाँ पे हम करेंगे पिप इंस्टॉल MIT, बाकी हम एक नई नोटबुक भी बना लेते हैं या इसकी नई नोटबुक के नीचे आ जाते हैं, जिसमें हम एक म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ म्यूज़िक। सो मैं पहले यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ MIT को, पिप इंस्टॉल MIT डीप लर्निंग। जैसे हम आगे जाते जाएंगे हम इस तरह की फाइल्स वगैरह को यूटिलाइज करेंगे और उसमें अपनी चीज़ों को इंपोर्ट भी करेंगे। जैसे कि ये मेरे उसमें ऑनलाइन कैगल में भी ये पहले से ही ऐड अप है, सो इसने मुझे आगे कोई एरर नहीं दिया, कोई और चीज़ नहीं दी, सो ये बहुत ईजीली मेरे पास इंस्टॉल्ड हो गई। अब मुझे यहाँ पे चीज़ ऐड करनी है कि मैं यहाँ पे म्यूज़िक को क्रिएट कर सकूँ। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ म्यूज़िक। जिसमें मैं अपना म्यूज़िक फाइल या कोई भी ऐसी चीज़ वो क्रिएट कर सकता हूँ यूजिंग जनरेशन ऑफ म्यूज़िक। सो यहाँ पे मुझे बाकी अपनी सारी चीज़ें ऐड अप करनी है। अब वो चीज़ें जेनेरिक हैं। जेनेरिक से मतलब ये है कि कुछ फाइल्स हमें हार्ड फाइल्स चाहिए होंगी, जैसे कि हार्ड फाइल्स से मतलब जैसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ टेंसरफ्लो वर्जन, ये दिस इज़ माय हार्ड फाइल एंड मैं इंपोर्ट करूँगा टेंसरफ्लो एज TF। अब मुझे क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है यहाँ पे, डीप लर्निंग से जो मैंने अभी ऊपर डीप लर्निंग किया है, सो मैं इंपोर्ट करूँगा MLD जो MIT डीप लर्निंग है उसको। सो MIT डीप लर्निंग एज MDL, उसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्मेशन बना दी। जैसे कि मैं अपनी पुरानी फाइल्स इंपोर्ट करता हूँ, सो इंपोर्ट मैंने की numpy एज NP। मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट कर लूँगा कि व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डू आई एम गोइंग टू यूज़, एंड इंपोर्ट कर लिया मैंने साथ टाइम का फॉर्मेशन, एंड इंपोर्ट करूँगा फंक्शन टूल्स जो मुझे रिक्वायर्ड होंगे इसमें। नाउ जो मुझे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि मैंने अपना कोई डिस्प्ले शो करना है फॉर प्लेइंग माई म्यूजिक। सो आई एम गोइंग टू हैव अ डिस्प्ले। सो आई पाइथन, मुझे यहाँ से क्या चीज़ चाहिए, इंपोर्ट करना है डिस्प्ले, एनी काइंड ऑफ कि मेरा जो म्यूजिक प्लेयर है उसको डिस्प्ले आ जाए एज आई पाइथन डिस्प्ले। सो दिस इज आई एम गोइंग टू यूज, और मुझे अपना GPU भी इंपोर्ट करना है। दिस इज अ डेमो क्लास, तो मैं इसमें आपको एक हर चीज़ को बता दूंगा जो कि हम एक्चुअली रियल टाइम में भी करने जाएंगे और बहुत बहुत बड़ी फाइल्स पे कर रहे होंगे। सो आई एम गोइंग टू हैव माय GPU। सो मैंने असर्ट कर लिया लेंथ ऑफ माय GPU, सो इट्स TF डॉट configurations dot list underscore phy sical physical device, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। सो आई एम गोइंग टू हैव द डिवाइस लाइक दिस माई सिस्टम, तो इसका मैं GPU यूज़ करूँगा। सो GPU विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर आप इसको यूज़ नहीं भी करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, सो आप इसको इस तरह करके ऐड अप कर सकते हैं। सो हम इसको रीड अप करके देखेंगे रीड होती है या नहीं होती, क्योंकि
it will create a huge problem sometimes. So currently मेरा जो वर्जन है वो 2.0 चल रहा है और इसके अंदर 2.1 और 2.1.x और 1.2 भी अवेलेबल है. सो अब मुझे एक सॉन्ग चाहिए. सो मैं सारे सॉन्ग्स उठाता हूँ. कहाँ से? सॉन्ग्स इज इक्वल्स टू, मैंने जो लैब इंपोर्ट की MLD डीप लर्निंग की, उसकी एक लैब 1 है, लैब 1 का फंक्शन. वहां से मैं लोड करूंगा सारे सॉन्ग्स जो डेटा सेट में हैं. दैट्स इट. ना उसमें से कोई एग्जाम्पल सॉन्ग मैं निकालता हूँ. एक exampl एग्जाम्पल सॉन्ग. और सॉन्ग्स में से मैं क्या निकालने लगा? एट द रे ऑफ 0 पे कोई सॉन्ग पड़ा, सपोज कर लेते हैं, वो चाहिए मुझे. सो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा. सॉन्ग प्ले करना या सॉन्ग को फाइंड आउट करना, इट्स एन इजी वे. सो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि माई सॉन्ग. वैसे मेरा सॉन्ग नहीं है, MIT वालों का. एंड द पॉइंट इज के, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि कहाँ से सॉन्ग आया है. सो इट्स विल बी लाइक एग्जाम्पल अंडरस्कोर सॉन्ग. सो वहाँ से मैंने सॉन्ग इंपोर्ट किया था और मैं इसको यहाँ पे रन आउट कर दूंगा. सो दीज आर माई लिरिक्स. लिरिक्स कह सकते हैं या ट्यून कह सकते हैं ऑफ द सॉन्ग, जो कि मेरे पास इंपोर्ट हुई है आउट ऑफ 816. एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्ले माई सॉन्ग. सो मैं यहाँ पे प्लेयर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट करूँगा. सो MLD MDL डॉट लैब 1, क्योंकि अब मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ इसको प्ले में. डॉट प्ले अंडरस्कोर सॉन्ग, प्ले अंडरस्कोर सॉन्ग. सॉन्ग प्ले करो. कौन से वाला? exampl example song. So I'm going to run it and ये convert हो गया है. ये convert हो गया लेकिन ये चला गया. चले इसको मैं चला देता हूँ. songs underscore joined. मैं अपना songs किसी के साथ चलाने लगा. So I'm going to have a file equals to /n dot join. अब मैं इसके वोकल्स को ज्वाइन करने लगा हूँ. तो वोकल्स को ज्वाइन करके सॉन्ग्स में कन्वर्ट कर दो. सॉन्ग है, इट्स लाइक सॉन्ग्स. हाँ ठीक है, सॉन्ग्स तो एग्जाम्पल सॉन्ग ठीक है. नाउ प्ले के लिए मुझे उसके वोकल्स चाहिए होंगे. सो वोकैब्स इज इक्वल्स टू सॉर्टेड. इसको सॉर्टेड कर दो. सेट किसमें? सॉन्ग में अंडरस्कोर ज्वाइंड. और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा उन सॉन्ग्स को जो मुझे रिक्वायर्ड होंगे. सो देयर विदाउट एनी फंक्शन हम इसको शो कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे ये सॉन्ग चलना चाहिए. यहाँ पे ये सॉन्ग क्यों नहीं चला? दैट्स द पॉइंट. MLD lab fun play underscore song simple song. This song will have to play. इसको दोबारा चला कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये प्लेयर ओपन होता है इसको चलाने के लिए. इसको अगर मैं 2x कर दूँ. ओके मैंने फिजिकल डिवाइस का GPU ही ऑन नहीं किया था. अच्छा ये था. ओके नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम कि इसमें जो फिजिकल डिवाइस है उसका GPU जो है वो अवेलेबल नहीं है.
सो दैट्स वाई कि वहाँ पे वो सॉन्ग जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ। सो जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा सेट को इंपोर्ट किया था, तो इसी तरह मैं यहाँ पे इस सारी चीज़ को भी यूज़ कर सकता हूँ। सो इसमें टेंसरफ्लो, अच्छा इसमें टेंसरफ्लो को ऐड करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। So this will gonna add in a while। तो हम यहाँ पे इसको टेस्ट करके देखते हैं इसको कि यहाँ पे भी सेम अगर प्रॉब्लम आती है या नहीं आती, क्योंकि अब ये रनिंग फॉर्मेशन में जा चुका है। इसमें एसिड इजीली रन हो जाएगा और वो इसकी फिजिकल डिवाइस को यूटिलाइज करेगा। ओह यस, हम एक्चुअली अभी बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ करते जा रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ पे फिजिकल डिवाइसेस की जो डिस्प्ले है इसके साथ इसको मैट प्लॉट और बाकी सारी चीज़ें भी रिक्वायर्ड थी। सो आई एम गोइंग टू चेंज माई इंटरप्रेटर जिसमें मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और उसमें इसको जाके इजीली रन कर सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन समटाइम ऑनलाइन कंपाइलर भी ये काम नहीं परफॉर्म करते एसेट के अंदर। जैसे अभी हमने देखा कि एसेट जो है वो ऑनलाइन कंपाइलर में भी नहीं चल रहा, हालांकि वो ऑनलाइन कंपाइलर का ही पार्ट है। ऑनलाइन कंपाइलर के अंदर ही उसको यूटिलाइज किया जाता है, तो ऑनलाइन कंपाइलर में ही इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम कि आपके पास जो CPUs हैं वो इतने ज़्यादा हैवी नहीं होंगे, तो क्यों ना इसी को यहीं पे यूटिलाइज करके मैं इसके डिस्प्ले को ही ऐड अप कर देता हूँ, ताकि इट्स एन ईजी वे कि इसका डिस्प्ले यहीं पे ऐड हो जाए। मैं एक डिवाइस यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं। सो फ्रॉम TQDM import TQDM, मैंने यहीं पे अपनी डिवाइस को इंपोर्ट कर लिया और साथ ही साथ मैं वो चीज़ इंस्टॉल भी कर लेता हूँ जिसने मेरी फिजिकल डिवाइस के साथ अटैच होना है या अटैच करना है। सो pip, let's see, pip install ABCMIDI timedity greater than div null और साथ टू null 2 is less than 1। ये एक्चुअली हमें एक फॉर द टाइम बिंग हमें इसको हेल्प कर देगा, अगर तो ये प्रॉपर्ली काम कर गया, जो कि ये नहीं किया। एसेट इसके साथ प्रॉपर्ली नहीं चल रहा, सो ये कोलैब के ऊपर ये काम वैसे नहीं करेगा। yes asset length pf.config.list_ physical devices। ओके, सो अगर आपका ये यहाँ पे फंक्शन नहीं चलता तो आपके पास लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और ऑनलाइन कंपाइलर भी अवेलेबल है, Kaggle, क्योंकि फिजिकल डिवाइसेस से इसकी बहुत से लिंक्ड होते हैं। एक्चुअली ये फिजिकल डिवाइस होती है तो ये इजीली चलता है। जैसे अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिर से, तो ये चल तो जाएगा, ये भी चल जाएगा। सॉन्ग के लिरिक्स भी प्रिंट कर दिए, इसने भी अपने आप को प्रिंट कर दिया, लेकिन ये चलेगा इस वजह से नहीं क्योंकि ये फिजिकल डिवाइस से किसी के साथ कनेक्ट नहीं है इस मीडिया प्लेयर के। सो हमारे पास लास्ट होप ये है कि इस मीडिया प्लेयर से इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। अगर हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास फिर जब आप लोगों के पास पायचाम वगैरह हुआ करेंगे तो हम पायचाम पे फिर इसकी फिर मुकम्मल जो सेटिंग और कोडिंग है वो उसको करके देख लेंगे। सो इस तरह करके हम अपने इस छोटे छोटे प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे अपने बड़े बड़े प्रोग्राम्स के अंदर, कि ये अभी GPU के साथ लिंक है। सो दैट्स व्हाई इसका सिर्फ एक फिजिकल प्रोग्राम चल रहा है, सिर्फ एक प्लेयर को डिस्प्ले करने के लिए हमें अपना कंपाइलर जो है वो चेंज करना पड़ता।
क्योंकि जो हमने सॉन्ग्स के अंदर से जो उसकी मेलोडी निकालनी थी वो तो हमने मेलोडी निकाल ली, सिर्फ एक चीज़ को क्रिएट करके स्टार्ट करने के लिए हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। सो इस तरह यहाँ पे इसको चला के देख लेते हैं यहाँ पे, लेकिन इसको चलाने के लिए पहले मुझे इसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। सो पिप इंस्टॉल MIT डीप लर्निंग। ओके हाँ, इसमें टेंसर फ्लो, अब इसके अंदर ये वाला टेंसर फ्लो ऐसे फाइंड आउट नहीं होगा, सो इसको हम इस तरह निकाल दिया करेंगे। So it will take a little bit time to read. अभी भी स्टिल रन हो रहा है। और अगेन असर्ट जो है वो इसमें भी काम नहीं कर रहा फिजिकल डिवाइस के लिए। इसका लास्ट ये है कि इसकी GPU ऑन करके देख लेते हैं, इफ इट हेल्प्स। एक्सीलेटर में GPU है, टर्न इट ऑन। अगर तो कर गया तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू सी समथिंग एल्स। config dot test underscore physical devices GPU greater than 0. So last time, last hope, it's work or not. Bash error. Syntax में bash unexpected है MIT की bash section 1 में। See, that's the fact कि sometimes कुछ facts कुछ और होते हैं और कुछ facts कुछ और होते हैं और वो properly काम नहीं कर रहे होते। इसमें spaces भी sometimes error को create और generate कर देती हैं। जैसे वो इसने इसके अंदर दिया था spaces को create करने का error, तो इसको easily इंस्टॉल करने का एक और वे है इसके अंदर। सो गोइंग टू इंस्टॉल दिस थिंग विद apt-get, जैसे हम लिनक्स में इंस्टॉल करते हैं। तो लेट्स सी कि ये लिनक्स ये फाइल यहाँ पे इस तरह इंस्टॉल होती है, क्योंकि इसने लिनक्स का नीचे एरर दिया था, सो हमने लिनक्स के थ्रू ही इसको अब इंस्टॉल करने लगे हैं ताकि जो so this is how we gonna make different things in machine learning and classes. Now it will take a little bit time, जब तक यहाँ पे चीज़ सही नहीं होती तब तक ये एक्चुअली रनिंग फॉर्म में ही है। सो ये अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो इसको चाहिए वो यहाँ से इंपोर्ट कर रहा है और इंस्टॉल कर रहा है ताकि आगे फ्यूचर में ये सारी चीज़ों को इंपोर्ट कर सके और यूज़ कर सके। सो अब जैसे कि हमने GPU को ऑन किया हुआ है, सो इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम टू रन ईच एंड एवरीथिंग ऑन आवर GPUs। सो इस तरह करके हमारा एक्चुअल में काम चल रहा होगा ऑन द हैवी साइड। और लाइटर नोट पे जैसे हम छोटे छोटे डेटा सेट्स लेके उनके एनालिसिस निकाल के में डेटा फ्रेम्स निकाल लिए, ये कर लिया वो कर लिया, और उसके ऊपर अपने प्रोडिक्शन एल्गोरिदम्स या कोई छोटे छोटे एल्गोरिदम्स को थ्रो करके अपनी प्रोडिक्शन निकाल ली, उसके ग्राफिकल डेटा फाइंड आउट कर लिया। सो दैट विल गोना हैपन एज वेल। और उसमें डिफरेंट ग्राफ्स होंगे जिनके ऊपर हम डिफरेंट ग्राफ्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं या डिफरेंट ग्राफिकल डेटा भी निकाल सकते हैं। और इस तरह के जो बड़े एल्गोरिदम्स जहाँ पे कुछ ये छोटे मोटे एरर्स भी क्रिएट होते हैं, इनको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे ताकि कोई
गड़बड़ जनरेट होने के चांसेस जो हैं वो कम ही हों। एंड इट्स स्टिल रनिंग ड्यू टू जीपीयू। अब ये जीपीयू से सारा कुछ लेगा प्रॉपर वे में एंड इट विल गोना टेक टाइम। सो लेट्स सी कि अगर ये टाइम ले रहा है तो गूगल कैगल भी इतना टाइम ही लेता है, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट ऑनलाइन मशीन्स आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, so you can utilize these machines at free of cost. So let's see, इधर करके देखते हैं इसको। And yes, it's also taking a little bit time over here as well. It's taking time क्योंकि ये बहुत बड़ी लिनक्स की एक फाइल है जिसको डाउनलोड करना है। एंड अगेन इसने तो एसेट नहीं उठाया, इसने एक्सटर्नल डिवाइस का एसेट जो है वो नहीं पिक किया। और इधर का भी कोई पता नहीं है, इधर तो भी स्टिल रीडिंग वाली फॉर्मेशन में ही गई हुई है क्योंकि वहाँ पे जीपीयू ऑन हो गया, तो मे बी जीपीयू जो है वो हेल्प करे उसको एसेट्स को ऊपर से नीचे लिंक करने में। एंड अब अगर ये टाइम ले रहा है इट मीन्स कि शायद हमारा काम जो है वो बन जाए प्लेयर के साथ। लेट्स सी। यस, हमारे पास ये टेम्परेरी वेव की फ़ाइल एक बन चुकी है जो कि 11 MB के अंदर आ चुकी है फ़ाइल। सो लेट्स सी कि इट्स फाइल इज़ एबल टू प्ले और नॉट। जो हमारा काम है और जो हमारा मकसद है वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि इधर तो ये स्टिल रनिंग में ही गई हुई है। क्योंकि हमारे पास ये फ़ाइल आ गई है, इसी फाइल को इसने सिर्फ प्ले करना है। तो मैं इसको कैंसिल करके देखता हूँ। कैंसिल हो गई। इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि एसेट जो है वो यहाँ पे नहीं भी चलने वाला है। तो लेट्स सी। यस, आई विल गेट द फाइल एंड अ फंक्शन। सो अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक साउंड जो है वो प्ले हो जाएगी, जो ये वाली साउंड यहाँ पे क्रिएट की गई है। सो बाद में हम इसके ऊपर एनालिसिस और कोई भी इसको नए लिरिक्स दे के या नई कोई भी चीज़ दे के इससे पूरी ट्यून जो है वो बनवा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी किसी भी चीज़ को चेंज कर दें या किसी भी चीज़ को न्यू तरीके से क्रिएट कर दें तो इट विल वर्क अकॉर्डिंगली। या यहाँ पे आप सॉन्ग चेंज कर दें या कुछ भी चीज़ चेंज कर दें तो ये सारी चीज़ें जो है ये चलती रहेंगी। सो डीप लर्निंग के थ्रू हम कोई भी म्यूज़िक या कोई भी चीज़ को इसमें इंपोर्ट करते जाएंगे या इसमें काम करते जाएंगे। तो करवाने का मकसद ये था कि ट्रेनिंग डेटा और डिज़ायर आउटपुट हमेशा हम सुपरवाइज लर्निंग में ही डील करेंगे। और डीप लर्निंग के जब हम बात करेंगे तो डीप लर्निंग में हम एमआईटी की ही कुछ एल्गोरिदम्स को या एमआईटी की ही सारी चीज़ों को फॉलो अप करेंगे। तो ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें एक तेज़ी में देखी कि क्या चीज़ किस तरह होती है, क्या चीज़ किस तरह नहीं होती। इसमें हम टेक्निकली जो चीज़ लेके चलेंगे उसमें मैं आपको एल्गोरिदम्स बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से एल्गोरिदम्स होंगे और किस किस तरह के एल्गोरिदम्स होंगे। जिसमें हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आएगा, रिग्रेशन के मॉडल्स होंगे। रिग्रेशन मॉडल्स पहले हम पढ़ेंगे और साथ साथ उनका फिर हम एल्गोरिदम जो है वो डिप्लॉय करेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट ताकि आपको इजीली आइडिया हो जाए कि हम कौन कौन से एल्गोरिदम्स को लेके साथ साथ चलेंगे। हमारे पास रिग्रेशन मॉडल्स होंगे सारे, रिग्रेशन के सारे एल्गोरिदम्स होंगे। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशंस आएंगी, क्लासिफिकेशंस ऑफ डेटा होगा। देन हमारे पास स्पोर्ट वेक्टर मशीन आएगी, एमएलपी होंगे। फिर इसके बाद रैंडम फॉरेस्ट आ जाएगा। रैंडम फॉरेस्ट के बाद हम वेजिटेशन को देखेंगे, वेजिटेशन एल्गोरिदम कैसे काम करता। वेजिटेशन एल्गोरिदम के बाद हमारे पास
DFS होगी, BFS होगी, BFS, लूप्स, लूप होल होंगे, ये एल्गोरिदम्स हैं। उसके बाद हम A स्टार एंड ACT, आनकोनी ऑप्टिमाइजेशन, आनकोनी ट्रांसफॉर्मेशन, ACO, हम इसको देखेंगे। ACO, आनकोनी ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा हमारे पास, हिल आ जाएगा, देन हमारे पास फिर DNN आ जाएगा, DNN आ जाएगा, फिर DNN के बाद ANN आ जाएगा, ANN से फिर हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे न्यूरल नेटवर्क को, न्यूरल नेटवर्क वाली साइड पे आ जाएंगे। न्यूरल नेटवर्क से फिर हम आगे अपनी चीज़ें चलते जाएंगे। अगर हमारे पास टाइम बच गया इन एल्गोरिदम्स को डिप्लॉय करने के बाद, फिर हम डीप लर्निंग के MIT के एल्गोरिदम्स यहाँ पे साथ साथ चलाते जाएंगे। सो दिस इज़ और कंप्लीट कोर्स जिसमें हम ये सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलेंगे और इसको कोडिंग के ऊपर डिप्लॉय करते जाएंगे। इस तरह करके छोटा छोटा कोड होगा और उसके ऊपर कम्प्लीटली सारी चीज़ें चलती जाएंगी। कोई हम बाय डिफ़ॉल्ट एल्गोरिदम्स भी यूज़ करेंगे, जो बने बनाए एल्गोरिदम्स होते हैं उनको भी देखेंगे, उनका एनालिसिस भी करेंगे, और कुछ एल्गोरिदम हम क्लास में बनाएंगे और उसके बाद उनका एनालिसिस करेंगे। तो आप में से जो लोग इसमें कोर्स में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, वो एक्चुअली मैं एक नंबर देता हूँ, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाएं। एंड सेकंड थिंग जो ये होगी, यू हैव अ मोड ऑफ पेमेंट्स इजीली, जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो एनरोल या इंक्लूड कर सकते हैं। द पॉइंट ऑफ कंसर्न जिसका भी होगा, जैसा भी होगा, वो सॉल्व कर दिया जाएगा। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ नंबर जिसके थ्रू आप अपने इस कोर्स में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, थ्रू विच यू कैन ऐड। एंड यस, आपके पास कम्प्लीटली एक डिटेल जो है वो भी सेंड कर दी गई है, जिसमें आपके पास मोड ऑफ पेमेंट्स भी है एंड ईच एंड एवरीथिंग उसमें अवेलेबल है, मोड ऑफ पेमेंट्स। और इन मोड ऑफ पेमेंट्स के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, और जो लोग पेमेंट आज कर देंगे वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम फिर इसकी जो प्रॉपर क्लासेस हैं उनमें आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती जाएगी कि आपने कौन सा एल्गोरिदम कब कहाँ कैसे यूटिलाइज करना है। क्योंकि COVID-19 का एक कंपटीशन भी है जिसमें यू कैन विन ऑलमोस्ट $10,000 के करीब करीब है। वो एक्चुअली इंटरनेशनल फाइनेंस फ्रांस का कंपटीशन है, वो कैगल या किसी गूगल के ऊपर नहीं हो रहा, वो इस टाइम पे वो फ्रांस के अंदर हो रहा है। So that will help you out in a lot of ways if you are going to make your own company, and as being an entrepreneur, तो वो आपके लिए competition सबसे ज़्यादा better और perfect होगा, जिसमें you can learn a lot of things and you can even participate in that competition without anything, without free of cost. So जो लोग आप में से इसके अंदर registered हो जाएंगे, that can able to join that competition as well as an entrepreneur. So this is our today's first class, and by tomorrow we are going to have our proper class in which we are going to start from the linear regression model and how we're going to deploy the linear regression in our real life with the real data set. First हम उसको एक खुद से एल्गोरिदम बनाएंगे, देन जो बना बनाया लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम होता है उसको डिप्लॉय करेंगे, और दोनों में अपना डिफरेंस देखेंगे कि हमारा एल्गोरिदम जो बनाया हुआ वो ज़्यादा बेस्ट है या जो ऑलरेडी पहले से एल्गोरिदम बना हुआ वो बेस्ट है। So see you by tomorrow same time, inshallah ta'ala. So we shall get you by tomorrow. So see you and take care of yourself.